आकाश से लेकर पाताल, समुद्र, जंगल, जमीन सब अडानी को दे दी। उसके पक्ष में कोई वीडियो नहीं दिया। क्या राहुल गांधी इतने हल्के हैं कि वो महिलाओं के प्रति जो फ्लाइंग किस करेंगे? कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 दिन के बाद 36 सेकंड बोला कि मणिपुर एक राज्य है जहां इतनी ऐसी घटनाएं हुई और सरकार 80 दिन तक चुप रही, 100 दिन तक चुप रही। वहाँ की राज्य सरकार फेल होगी। इसमें तो हिंदुस्तान की छवि खराब हुई। इससे तो उन्हें इस्तीफा दे के अपने जो वो पुराना काम एक्टिंग का करती थी वो करनी चाहिए। अगर इस देश में एक पूर्व सैनिक की पत्नी, एक पूर्व सैनिक का परिवार, अगर इस देश की महिलाएं, डबल इंजन की वहाँ सरकार थी, उसमें सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दर्शकों, जैसे आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रुड़की महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी से। कुछ मुद्दे हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनकी वजह से कांग्रेस को लाभ होगा या हानि होगी। नमस्कार राजेंद्र चौधरी जी। जी नमस्कार। राजेंद्र चौधरी जी, सबसे पहला हमारा सवाल है, अभी राहुल गांधी जी का जैसे संसद छीन ली गई थी और कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी 2 साल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को राहत देते हुए सज़ा माफ़ की है और उनकी संसदीय दोबारा से बहाल की है। तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सज़ा माफ़ नहीं की है, उनकी सज़ा पर रोक लगाई और ये निर्णय हिंदुस्तान में संविधान जीवित है इस बात का प्रमाण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश में संविधान ही सर्वोच्च है। जी, लेकिन अभी जैसे दोबारा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और कांग्रेस के पदाधिकारियों के ऊपर लहर आई है कि राहुल गांधी जी के दोबारा से संसद में चले गए हैं, लेकिन संसद में जाते ही एक विवाद में और फंस गए, जैसे कि स्मृति ईरानी जी ने बोला है फ्लाइंग किस वाले मामले। देखो, राहुल गांधी जी की जिस तरह से मैक्सिमम पनिशमेंट दे के उन्हें संसद में जो वो सवाल पूछ रहे थे उनका जवाब देने से रोका गया, वो लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत गलत निर्णय था। शिकायतकर्ता ही अपने मुकदमे को की सुनवाई रोकने के लिए हाई कोर्ट गए। जब उस समय के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनका ट्रांसफ़र हुआ तो शिकायतकर्ता दोबारा से जो है अपनी मुकदमे की सुनवाई के लिए आए। मैंने पहले भी कहा, ये टेरिटोरियल जो है सीमाओं से बाहर का मुकदमा था। कर्नाटक की घटना थी तो ये कर्नाटक में सुनवाई होती है। 214 का वायलेशन था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं को देख के संविधान की रक्षा के लिए शिकायतकर्ता और उच्च न्यायालय गुजरात पे सवाल किए, उन्हें नोटिस किया और सब कुछ विचार करने के बाद चूंकि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ज़बरदस्ती दबाव में थोपा गया निर्णय था, उन्होंने उसे रोक लगा दी। और इससे ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान के हर आदमी की, चाहे वो एक साधारण आदमी हो या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, सबका संरक्षण करने के लिए इस देश में कानून व्यवस्था जीवित। जहाँ तक स्मृति ईरानी जी का सवाल है, मैं तो उनके फ्लाइंग केस वाले मुद्दे पे क्या, महिला और बाल विकास मंत्री होने के बाद मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद अगर 2-2 महीने 3-3 महीने पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यहाँ तो बलात्कार हजारों महिलाओं के साथ हो गया, ऐसी हजारों घटनाएं, और उस पर कुछ एक शब्द ना, ये स्मृति ईरानी जी की अयोग्यता का सीधा साधा प्रमाण है। मेरे हिसाब से तो उन्हें इस्तीफ़ा दे के अपने जो वो पुराना काम एक्टिंग का करती थी वो करनी चाहिए। क्योंकि इस देश का कोई भी मंत्री हो, मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी मंत्री हो, वो इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए जिम्मेदार है। अगर इस देश में एक पूर्व सैनिक की पत्नी, एक पूर्व सैनिक का परिवार, अगर इस देश की महिलाएं, डबल इंजन की वहाँ सरकार थी, उसमें सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये किसकी सुरक्षा की गारंटी देंगे? ये तो सवाल इस मुद्दे पे तो भाजपा की जो राज्य सरकार है वो तीनों मुद्दों पे फेल होगी। लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस, सेफ्टी, इन सब मुद्दों पर वो जो है फेल होगी। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 दिन के बाद 36 सेकंड बोला और परसों जो उन्होंने अपना बयान दिया वो भी अंतिम, जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वो लगातार 2 घंटे तक एक शब्द मणिपुर पे नहीं बोले, उसके बाद उन्होंने औपचारिकता निभाई, कोई एक्शन प्लान नहीं बताया, कोई सरकार की तरफ से उठाए गए कदम के बारे में नहीं बताया, देश को आश्वस्त नहीं किया। ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो राजनीति है वो देश के लिए बहुत घातक है। लेकिन हमारा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है राजेंद्र जी, जो संसद में राहुल गांधी आए
और फ्लाइंग किस का जो मामला है स्मृति ईरानी जी ने लगाया है, और उसमें और भी महिला सांसद थी जो कि बीजेपी से थी, और जिसमें उन्होंने एक लिखित पत्र भी दिया है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए राहुल गांधी जी के ऊपर। मैं क्या कहूँगा इसमें, अगर वो कोई झूठा आरोप लगाने लगे तो ये तो पीठ को डिसाइड करना है कि आरोप सच है या झूठा है। उन्होंने अपने जो प्रत्यावेदन उन्होंने दिया है उसके पक्ष में कोई वीडियो नहीं दिया। क्या राहुल गांधी इतने हल्के हैं कि वो महिलाओं के प्रति जो फ्लाइंग किस करेंगे? शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी जी को। स्मृति ईरानी अपने किए हुए वायदे पे बोले। 13 रुपये किलो चीनी उन्होंने उपलब्ध करा दी, 300 का सिलेंडर उपलब्ध कराया उन्होंने। तो उन्होंने क्या नाम सिलेंडर पे कुछ नहीं बोल रही, महंगाई पे कुछ नहीं बोल रही, पेट्रोल 30 रुपये करा दिया क्या उन्होंने? बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल रही। अरे इस तरह की बात जो है, हल्कापन संसद में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनके वज़न के अनुरूप नहीं है, उनकी जिम्मेदारियों के समकक्ष नहीं है। उन्हें एक जिम्मेदारी भरा जो है स्टेटमेंट देना था। इस तरह के स्टेटमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड सुने जाते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ और वहाँ की सरकार ने फला कदम उठाया। इसमें तो इंटरनेशनल स्तर पर भी देश की बदनामी हो रही है कि मणिपुर एक राज्य है जहाँ इतनी ऐसी घटनाएं हुई और सरकार 80 दिन तक चुप रही, 100 दिन तक चुप रही, वहाँ की राज्य सरकार फेल होगी। इसमें तो हिंदुस्तान की छवि खराब हुई। दूसरी चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की है, जिसमें सरकार विफल होगी। अगर जो बात करें विवादों की राजेंद्र जी, तो ये तो केंद्र में राहुल गांधी जी के ऊपर विवाद लगते रहते हैं, लेकिन अगर अपने प्रदेश जैसे विवाद उठाते रहते हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया अडानी पे, क्या विवाद था ये? राहुल गांधी ने सवाल किया पीएसयू बेचने पे, राहुल गांधी ने सवाल किया बेरोजगारी पे, तो उनकी सदस्यता खा गए। राहुल गांधी ने अपने निजी मामले के लिए तो कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने तो नहीं उठाया कि मुझे जो है संसद में कहा हो कि मुझे रिलीफ, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की और मैं माफ़ी नहीं मांग। देखो, राहुल गांधी सच के साथ और भाजपा जुमलों के आधार पे है। आप बताइए, आपका इतना बड़ा चैनल है, हिंदुस्तान का कितना काला धन आया वापस? आप बताइए, पेट्रोल की कीमत किस आधार पर इतनी बढ़ी हुई है? आप बताइए, बेरोजगारी क्यों है? अग्निवीर का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? पीएसयू कितने % बेच दिए? 36% पीएसयू इस देश के बेच दिए, जिनकी स्थापना कांग्रेस सरकार ने की। इस देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से उनकी स्थापना हुई। इनका क्या योगदान है? इन्होंने एक पीएसयू नहीं बनाया, 36% बेच दी। आकाश से लेकर पाताल, समुद्र, जंगल, ज़मीन सब अडानी को दे दिए। कोई सवाल करने वाला नहीं है। कोई सिर्फ हिंदू मुसलमान से या डिवाइड एंड रूल से काम नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान की सरकार की जवाबदेही उसके 130-40 करोड़ लोगों के प्रति है, सिर्फ जो है एक समुदाय, एक जाति के लिए नहीं है। और वर्तमान सरकार आम आदमी के हितों के लिए काम नहीं कर रही। उसके केंद्र में सिर्फ कुछ उद्योगपति हैं। लेकिन आरोप तो लगते रहते हैं ना कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं। अभी जैसे प्रदेश की हम बात करें, प्रदेश में करण महाराज जी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने माफ़ी मांगी। जो करण महाराज बहुत सीजन्ड व्यक्ति हैं, उन्होंने देखा कि अंकिता भंडारी की आवाज़ ना दब जाए, उन्होंने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने से क्या कुछ इनका बिगड़ गया? उनकी भावना जो थी वो ये थी कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसे जो कांड हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। क्यों राज्य सरकार चुप है? वीआईपी का नाम क्यों नहीं घोषित कर रही राज्य सरकार? आप बताइए, क्या वीआईपी जो उसमें इन्वॉल्व है उसका नाम घोषित किया जाना चाहिए या नहीं? तो विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस भी तो कर सकती है ना, जैसे विपक्ष में मैं आपसे पता है कांग्रेस उत्तराखंड के नागरिक हैं, क्या वो वीआईपी का नाम सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष की भी तो भूमिका है। यही बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही। नहीं तो विपक्ष को अगर तो पता है तो विपक्ष भी तो उस नाम को उजागर कर सकता है, अगर तो राज्य सरकार नहीं कर रही है तो। नहीं, जांच एजेंसी उजागर करेगी। विपक्ष किसी XYZ का नाम लेने लगे, वो अच्छी बात थोड़ा ही है। जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है नाम उजागर करने की। तो ये तो जो एजेंसी जांच कर रही है, जो मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं, विवेचक का काम है। उसमें हमारी बात हम
एक विपक्ष के नेता होने के नाते, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते, कानून का एक छात्र होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलूं। जब आपको पता ही है करने की जिम्मेदारी नहीं, राज्य सरकार की। नहीं, अब जब जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या जनता है, अगर तो उन्हें मालूम है, फिर भी जांच में इतना टाइम क्यों लग रहा है? लगभग अंकिता भंडारी वाले मामले को 7-8 महीने होने जा रहे हैं। मणिपुर में अगर वीडियो वायरल ना होती तो उस विभत्स कांड के, जो हिंदुस्तान के ऊपर एक कलंक है, उस पर कोई कार्रवाई भी ना होती। संदीप भाई, आखिर आप देखो, एक सैनिक, उन जिन महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ, आपको पता है उनमें से एक सैनिक की पत्नी है? पता है आपको? अगर एक सैनिक जिसने देश के लिए 3-3, 4-4 युद्ध लड़े हों, जिसने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिसे जो है पुरस्कृत किया गया हो, अगर उसका परिवार जो है ऐसी प्रताड़ना झेल रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसमें कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, ये इस देश की एकता, अखंडता और इस देश के कानून के प्रति सम्मान की बात है, सरकार के प्रति सम्मान की बात है। जब सरकार होती है वो पूरे देश की होती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। सरकार का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना है। 50% से ज़्यादा इस देश में आबादी महिलाओं की है, आप उसे बिल्कुल छोड़ के ही बैठ गए। हर समय हर मुद्दे पर राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन मणिपुर के लिए तो फिर भी भाजपा जो है कांग्रेस को ही दोषी मान रही है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे वहाँ पे नक्सली पैदा हुए थे। नहीं, वो मणिपुर के लिए कांग्रेस के नेहरू जी जिम्मेदार हैं, उससे पहले ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार थी, उससे पहले मुग़ल कालीन जिम्मेदार थे, जो आज वर्तमान सरकार में ये किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं, ये तो सिर्फ बेचने के लिए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश वो चयन करें। इन्होंने पलट दिया परसों। इन्होंने कहा कि उसमें मुख्य न्यायाधीश के बजाय एक मंत्री होंगे और जो एक्सपर्ट्स का पैनल आएगा उसके बाहर भी इस कमेटी को नाम रखने का अधिकार होगा। तो ये कानून वानून कहाँ मान रहे हैं? ये इनकी देखो, भाजपा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस देश में कोई गलती होती है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, भाजपा तो हो ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं। अभी इतनी महंगाई बढ़ गई, देखो इसके लिए मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। तो जैसे कांग्रेस के बाढ़ आ गई, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बाढ़ आ गई, ये जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, इसके लिए एनडी तिवारी जिम्मेदार है जी, उनकी सरकार जिम्मेदार है। ये तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं। तो जब आपकी की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस कैसे खामियाजा भरेगी इसका? तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है, जो चौथा स्तंभ है, आप पत्रकार, आप पूछो भाई, जब सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी विपक्ष की कैसे है? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे आप और इन्होंने, माफ़ करना, इन्होंने मीडिया को डरा दिया। मीडिया सवाल करने की स्थिति में नहीं है। 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताओ, बताओ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मणिपुर जैसे मुद्दे जिस पे अविश्वास प्रस्ताव लाया विपक्ष, वहाँ 2 घंटे तक उन्होंने मणिपुर का मान ही कहा। तो जिम्मेदारी इनकी नहीं है, ये तो सत्ता का आनंद लेंगे और जिम्मेदारी लेने के लिए कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिम्मेदारी का भाव है। तो फिर अगर जो इतना ही कांग्रेस के अंदर जिम्मेदारी का भाव है, कांग्रेस ने इतने साल राज भी किया है, फिर ऐसे क्या कारण बने हैं कि जो जनता है कहीं ना कहीं बीजेपी को ही लाइक कर रही है? नहीं, आपके हिसाब से जब मणिपुर में घटना हुई है, क्या उसके लिए वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार है? मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, है या नहीं? नहीं, राज्य सरकार तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि वो नहीं ले रही, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं मान रहे, केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं कर रही, वहाँ शांति बहाली नहीं हो रही, वहाँ सेना को नहीं लगाया जा रहा, तो इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? आप बताइए। राहुल गांधी गए, शांति स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने शांति का एक मैसेज दिया, पीड़ितों से मिले, उन्हें भरोसा दिया कि आपके साथ न्याय होगा। और अगर वहाँ की सरकार नहीं करती है तो कांग्रेस क्या कर सकती है इसमें? भाई, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, ये तो बीजेपी के हाथ में है। बार कह रहे हैं
कि इनके पास अयोग्य लोगों का जमावड़ा है, ये गवर्नेंस नहीं जानते और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के लेकिन कांग्रेस के पास राजेंद्र जी, कांग्रेस के पास तो योग्य लोगों का जमावड़ा है, फिर भी कांग्रेस क्यों पिछड़ती जा रही है? क्यों कांग्रेस के अंदर ही सबसे ज्यादा गुटबाजी है? कांग्रेस सच के साथ है। बताइए काला धन आ गया, हो गया 13 रुपए लीटर 13 रुपए किलो चीनी, हो गया 30 रुपए लीटर पेट्रोल। राजेंद्र जी, सवाल ये है कि कांग्रेस के पास ही योग्य है, क्योंकि गुटबाजी ज्यादा है कांग्रेस में। नहीं, गुटबाजी सब जगह है, भाजपा में भी है। आडवाणी जी को उठा के फेंक दिया गुटबाजी की वजह से। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपसे क्या सवाल है देश के नागरिकों से कि क्या काला धन आ गया? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है प्रतिवर्ष? क्या महंगाई कम हो गई? 200 रुपए काला धन तो निकला है कहाँ? कौन से बैंक से काला धन लाए? स्विस बैंक से लाए? कहाँ से लाए? 20,000 करोड़ और उल्टा अडानी पे साबित हो गया कि उन्होंने जो है उससे फेक कंपनियों से इन्वेस्ट किया इंडिया में। ऑन द रिकॉर्ड है, अडानी ग्रुप ने सबमिट किया कि हाँ ये पैसा वहाँ से आया। ब्लैक मनी नहीं लाए, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डॉलर सस्ता नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, चीनी के दाम 13 से 45-50 रुपए हो गए। इतना बड़ा झूठ कांग्रेस नहीं बोल सकती। माफ करना, मैं अपने देश के नागरिकों से कहना चाहूंगा राजेंद्र जी, काला धन तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल। नहीं राजेंद्र जी, काला धन तो कांग्रेस के टाइम से ही जमा है ना स्विस बैंक पे। नहीं, काला धन लाने के लिए तो इन्होंने कहा था हमें 100 दिन में लाएंगे, और माननीय राम जेठमलानी जी ने अपनी मृत्यु से पहले एक वीडियो जारी किया और उन्होंने देश की जनता से माफ़ी मांगी है और उन्होंने बताया असलियत क्या है प्रधानमंत्री की और बाकी लोगों की। और अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा प्रधानमंत्री की विदेश नीति के बारे में, आर्थिक नीति के बारे में, चाइना के बारे में, सारी चीज़ों पर उन्होंने विस्तार से कहा। बहुत दुख की बात है कि एक ऐसा देश जो बहुत आगे बढ़ सकता था उसे चंद पूंजीपतियों के हवाले करने की एक योजना चल रही है और जिसका खामियाजा आने वाले समय में। तो बड़े लीडर की अगर तो हम बात करें तो सतपाल मलिक भी बता रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बता रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बताया। कोई भी जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो देश हित की बात कह रहे हैं। वो अपने व्यक्ति, सतपाल मलिक तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कोई कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है। राम जेठमलानी भी कांग्रेस के नहीं थे। अगर वो लोग कह रहे हैं तो इन बातों का कुछ अर्थ होगा। जो आदमी गवर्नर रहा, कश्मीर में रहा, मेघालय में रहा, वो गोवा में रहा, अगर वो आदमी आज इस तरह की बात कह रहा है और इतने ठोस वक्तव्य दे रहा है तो उस बात को देश को समझना चाहिए। तो एक लास्ट सवाल कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा में यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो हरिद्वार सीट से लड़ेगा? भाई ये तो हाई कमांड डिसाइड करेगा। मेरी जिम्मेदारी तो ये है कि जो भी कैंडिडेट लड़े मैं अपने सभी कांग्रेस के साथियों को साथ में जोड़ के रुड़की में अधिक से अधिक वोट दिला के यहाँ से जिता के भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि क्या नाम उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीदवार जो भी होगा, जिसके पास भी पंजे का निशान होगा, मैं उसे जिताने की भरसक प्रयास करूँगा। लेकिन साथियों को कैसे इकट्ठा करेंगे, क्योंकि साथी तो अलग अलग फिर रहे हैं इसके कांग्रेस के? नहीं, कोई अलग नहीं चल रहा है, सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कोई बीजेपी के लिए काम कर रहा हो तो बताओ। नहीं, देखने को मिलता है ना चुनाव के टाइम पे। नहीं, सब एक हो जाएगा। कांग्रेस इस समय राहुल गांधी जी के, खारगे जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है और उनकी जब रुड़की में राहुल गांधी जी आएंगे या हरिद्वार में आएंगे, आप देखना सारे कांग्रेसी वहीं मिलेंगे। इस बार सरकार बना पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, क्योंकि ये सच और झूठ की लड़ाई है और सच की लड़ाई, सत्य जो है वो थोड़ा देर से विजयी होता है लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने बताया है कि लड़ाई सच की हो तो हमेशा जीत होती है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हैं, उनके नेतृत्व में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।